तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस वो सभी जरूरी कार्य जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए करनी पड़ती है। जैसे कि रेंट, किसी रूम में रहने के लिए रेंट देना पड़ता है बच्चों, उसी प्रकार से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए रेंट देना पड़ता है। जैसे R फॉर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को लेना और उससे एनर्जी बनना रेस्पिरेशन कहलाता है। E फॉर एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी पार्ट से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, जैसे पोटी, यूरिन। N फॉर न्यूट्रिशन, भोजन को खाना और उससे एनर्जी बनना न्यूट्रिशन कहलाता है। T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, खाने के दौरान हमारे बॉडी में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारी चीजों को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना रहता है, इसी को ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। बच्चों ये जो चार ही हम आपको बताए हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो हर एक जरूरी कार्य है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखना पड़ता है। अगर इन चारों में से कोई एक काम करना बंद कर दे तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके इन सारे रेंट को पढ़ते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। हम आपसे पूछते हैं बच्चों कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए क्या चीज की जरूरी है? एनर्जी, जैसे साइकिलिंग, डांसिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, अब्यूजिंग। तो बच्चों ये सब के लिए क्या चीज की जरूरत है? एनर्जी का। तो एनर्जी हमें किससे मिलेगा? न्यूट्रिशन से, है कि नहीं? तो चलिए, तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन तो बनता है कि नहीं स्टूडेंट? चलिए देखिए, न्यूट्रिशन इज नीडेड फॉर प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेस। बच्चों यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट्स एक वर्ड दिख रहा है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, इन सारे चीजों को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट फैट्स से एनर्जी सप्लाई होती है। आप जितने भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फैट्स खाओगे तो आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगा। विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स नीड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स, इन सारी चीजों से हम लोग का बॉडी ग्रोथ करता है, बिल्डअप करता है, हमारा बॉडी पार्ट्स बनता है। आप जितना ये तीनों चीजों खाओगे आपका बॉडी उतना डेवलप करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम आपसे पूछते हैं बच्चों, काव का न्यूट्रिशन क्या है? प्लांट। लायन का न्यूट्रिशन क्या है? एनिमल्स। पर इन दोनों में एक चीज सिमिलरिटी है बच्चों कि ये दोनों अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी चीजों पर डिपेंड है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि प्लांट का न्यूट्रिशन फिर क्या है? तो बच्चों प्लांट का न्यूट्रिशन होता है सनलाइट। वो सनलाइट की मदद से अपना भोजन बनाता है, जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों इन दोनों को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और इन्हें बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि हेटेरो का मतलब अदर, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद पे डिपेंड है, वैसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को 3 पार्ट में डिवाइड करके सोच सकते हैं। जैसे पहला, हंसी से प्यार है। हा का मतलब होलोजोइक, से का मतलब सेप्रोफाइटिक और पी का मतलब पैरासाइटिक। तो बच्चों सबसे पहले सेप्रोफाइटिक क्या होता है ये समझ लेते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? वैसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग पार्ट्स को जो खाता है, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइटिक कहते हैं। पैरासाइटिक, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर में रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है और विदाउट डैमेज किए हुए, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैरासाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीच, टेपवर्म, लीच, है ना। और सेप्रोफाइटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एग्जांपल फंगी, यीस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फिर क्या होता है? होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो
सॉलिड, लिक्विड सब्सटेंस को खाता हो और डाइजेस्ट करता हो, हम लोग होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे एनिमल्स, काव, अमीबा। हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होने के बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स किस प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हम सबको पता है बच्चों कि फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पत्तों में जाकर वो कंप्लीट होता है। तो चलिए सबसे पहले इस कॉम्प्लिकेटेड फोटोसिंथेसिस केमिकल इक्वेशन को अच्छा से समझते हैं। तो ये हमारे पास है प्लांट। अब वाटर जो होता है वो रूट से होते हुए लिप्स में पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पाया जाता है? एयर में पाया जाता है। अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया? लिप्स में। लाइट, सनलाइट कहां से आ रहा है? फ्रॉम सन से आ रहा है। और ये तीनों चीजों कहां पर पहुंच रहा है? लिप्स में। अब ये तीनों चीजों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अब बच्चों ये जो ग्लूकोज आपको दिख रहा है यही ग्लूकोज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। अब क्या होता है बच्चों, कुछ ग्लूकोज क्या करता है प्लांट यूज कर लेता है अपने लिए, क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी जरूरत पड़ता है और प्लांट पे बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं। पर ज्यादातर जो ग्लूकोज होता है प्लांट स्टोर कर लेता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, और स्टार्च को भी कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है बच्चों। पर मुद्दा उठता है कि ये स्टार्च जो स्टोर किया जाता है तो कहाँ पर स्टोर किया जाता है? तो बच्चों ये स्टार्च जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल में स्टोर करके प्लांट रखता है, और यही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग खाते हैं और फिर जाके हम लोगों को एनर्जी मिलता है। बात समझ में आया? अब जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया इन सारी चीजों को हम इन वर्ड फॉर्म में लिखवा देते हैं आपको। प्लांट्स मेक्स ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस, इट इज सेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। The excess glucose is stored in front of starch in fruit and leaves of plants. They provide food for animals. बच्चों जब ये केमिकल इक्वेशन होता है तो ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल। बच्चों पहला स्टेप में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होता है वो क्लोरोफिल में जाकर अब्जॉर्ब होता है, यानी क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, जो हम आगे जाकर क्लोरोफिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा क्या मेन स्टेप है बच्चों कि यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो लाइट एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, और फिर जाकर वाटर के मॉलिक्यूल्स को ये स्प्लिट करता है और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट्स रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों मैं आपको बता दूं जो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिडक्शन होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस प्लांट के लीफ में जाकर कंप्लीट हो रहा है तो प्लांट के लीफ का स्ट्रक्चर देखने तो बनता ही है। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, बच्चों यहाँ पर प्लांट के लीफ का यहाँ पर जूम करके आपको दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पर लीफ के जो ऊपर में आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार का लेयर है प्लांट का जो प्रोटेक्ट करता है लॉस ऑफ वाटर में। ठीक है, यानी पानी को बहने से रोकता है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन, ये एक प्रकार का प्रोटेक्शन लेयर होता है जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको जस्ट क्यूटिकल के नीचे में अपर एपिडर्मिस दिख रहा होगा और नीचे में लोअर एपिडर्मिस दिख रहा होगा। बच्चों ये दोनों उतना खास टॉपिक्स नहीं है ये, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में आपको छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहा होगा। बच्चों ये छोटे छोटे बॉक्स कुछ और नहीं है, ये एक प्रकार का सेल है, जो एक प्रकार का सेल है और इसी सेल से लीफ बना होता है। ठीक है, और इस सेल का नाम है बच्चों मेसोफिल सेल। अब बच्चों अगर ये सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वैक्यूल्स होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल होगा, सारा चीज होगा, है कि नहीं? तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो मेसोफिल सेल है, इस मेसोफिल सेल को क्लोरोफिल सेल भी कहा जाता है।
बच्चों ये अगर आप इसको ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर एक बड़ा सा सेल के अंदर में एक बड़ा सा एरिया कवर करके रखा हुआ है जिसे कहा जाता है वैक्यूल्स। और इसके जस्ट ऊपर में आपको देखिए कि यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा और उसका नीचे न्यूक्लियस और उसका नीचे सेल वॉल और उसका नीचे में जो आपको बड़ा सा एरिया दिख रहा है वो है आपका साइटोप्लाज्म। बच्चों ये जो क्लोरोप्लास्ट है यही क्लोरोप्लास्ट में जाकर फोटोसिंथेसिस जाकर कंप्लीट होता है। हम लोग सुनते हैं लीफ में होता है, लेकिन लीफ में भी कहां पर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। अब इसी क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट ये तीनों वहां पर जाता है और फिर रिएक्शन होता है और फिर क्लोरोप्लास्ट में जाकर फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट का डेफिनेशन तो बनता है बच्चों। तो क्या है क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल इन मेसोफिल सेल्स ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों क्लोरोप्लास्ट को अगर आप जूम करके और देखो तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये है आपका जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपका क्लोरोप्लास्ट है। और उसके जस्ट अंदर में आपको देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे सर्किल टाइप का। बच्चों ये कुछ और नहीं है, ये है क्लोरोफिल। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है जो ग्रीन कलर का होता है जैसा कि दिखाया गया है। अब यही क्लोरोफिल के कारण से पूरे प्लांट ग्रीन कलर का दिखाई देता है हम लोगों को। अब बच्चों ये क्लोरोफिल है क्या? अब बच्चों क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट लाइक स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट विच अब्सॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। कुछ समय पहले स्टूडेंट मैंने क्लोरोफिल के बारे में बताया था, ये वही क्लोरोफिल है। ठीक है स्टूडेंट, और यही क्लोरोफिल के कारण से लीफ अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कुछ चीजें छूट गया था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को ध्यान से देखिए बच्चों, नीचे की तरफ आप नीचे में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा जिसे बोला जाता है स्टोमा। अगर ये स्टोमा एक सिंगुलर वर्ड है स्टूडेंट और स्टोमाटा एक प्लूरल वर्ड है। अब बच्चों स्टोमा जो होता है, स्टोमाटा आपको जो स्टोमा दिख रहा है उसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं, उस छोटे छोटे पोर्स को ही बोला जाता है स्टोमाटा। एक रहा तो स्टोमा और एक से ज्यादा रहा तो स्टोमाटा। बात समझ? ये स्टोमाटा क्या करता है, इसी स्टोमाटा से गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में आ रहा था बच्चों, वो यही स्टोमाटा के थ्रू से आ रहा था। और जो ऑक्सीजन बन के बाहर निकल रहा था प्लांट से, तो वो ऑक्सीजन इसी स्टोमाटा से बाहर निकल रहा था। और कुछ चीजें और बाहर निकलता है जैसे कि वाटर वेपर, यहाँ से वाटर वेपर के भी एक्सचेंज होता है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले स्टोमाटा क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ द लीफ and stem through which leaf exchange gases with atmosphere। अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी स्टोमाटा क्लोज हो जाता है और कभी कभी स्टोमाटा ओपन हो जाता है। अब स्टूडेंट्स कब स्टोमाटा क्लोज होता है और कब ओपन होता है? तो बच्चों रात के टाइम में स्टोमाटा क्लोज हो जाता है और दिन के टाइम में स्टोमाटा ओपन हो जाता है। अब बच्चों ओपन स्टोमाटा अगर स्टोमाटा हमेशा अगर खुला रहे तो अगर ओपन ही रहेगा स्टोमाटा तो क्या होता है कि प्लांट में वाटर की कमी आ जाएगी। तो इस कारण से स्टोमाटा को जब गैसेस का एक्सचेंज करना नहीं होता है तो ये स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। तो चलिए स्टोमाटा के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इफ स्टोमाटा रिमेन ओपन ऑल द टाइम्स प्लांट विल लॉस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सो इट क्लोज्ड व्हेन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोमाटा को कौन क्लोज कर रहा है और कौन ओपन कर रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्लोज स्टोमाटा और ये है हमारे पास ओपन स्टोमाटा। अब बच्चों जो क्लोज स्टोमाटा और ओपन स्टोमाटा का क्लोज और ओपन करता कौन है? तो बच्चों स्टोमाटा में एक गार्ड सेल पाया जाता है, वो गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि कब हमको स्टोमाटा को ओपन करना है और कब क्लोज करना है। अगर बच्चों ध्यान से तुम अगर देखो, ये जो आपका ओपन स्टोमाटा है वो कर्व्ड शेप का है और ये जो क्लोज स्टोमाटा है ये जो है आपका फ्लैट शेप का है। अब बच्चों रात के टाइम में क्या होता है कि स्टोमाटा क्लोज रहता है और जब सुबह होता है तो स्टोमाटा क्या होता है, वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाता है। जब स्टोमाटा धीरे धीरे खुलता है तो वाटर क्या होता है, अंदर फील होने लगता है और जैसे ही पानी अंदर जाते जाता है तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, पानी से फुल हो जाता है। तो इस कारण से वाटर जो है आपका स्टोमाटा जो होता है वो फ्लैट से कर्व हो जाता है कुछ इस तरह से। बात समझ में आया स्टूडेंट? तो चलिए अब हम इसके बारे में भी कुछ लिखवा देते हैं आपको। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा
When water flow inside them they swell and become curved. Thus the stomata is opened. When water flow out they become straight, closing the stomata. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे स्टोमाटा में आ रहा था और ऑक्सीजन कैसे स्टोमाटा से बाहर जा रहा था। अब स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे ये जो वाटर है वो वाटर फिर कैसे रूट से लीफ तक पहुंच रहा है और लीफ में जो ग्लूकोज बना हुआ है वो ग्लूकोज कैसे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बच्चों ये दोनों को समझने के लिए हम लोग समझना पड़ेगा लीफ का स्ट्रक्चर फिर से। अब बच्चों ये जो आपको लीफ का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसमें जो नीचे आपको जो दिख रहा है उसे बोला जाता है पेट्रियोल और लीफ के जस्ट ऊपर में जो दिख रहा है उसको बोला जाता है टिप। और लीफ का जो एज होता है ना एज को बोला जाता है बच्चों मार्जिन। अब बच्चों जो लीफ के देखिए सेंटर से एक स्टेम गुजर रहा है जिसे बोला जाता है मिड रीप। अब मिड रीप से बहुत सारे ब्रांच निकलता हुआ दिख रहा है स्टूडेंट्स जिसे बोला जाता है वेन। और लीफ के जो पूरे सरफेस होते हैं उस सरफेस को बोला जाता है लेमिना। पर बच्चों हम लोगों को सारी चीजों को नहीं देखना, हम लोगों को देखना है वेन को। बच्चों जब वेन को आप जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और आपको ऐसा लग भी रहा होगा स्टूडेंट कि ये तो स्ट्रक्चर हम कहीं ना कहीं देखे हुए थे। ये स्टूडेंट आप सही समझे स्टूडेंट, यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में देखे थे। इसमें वही चीज है जो आप उसमें देखे थे। यहाँ पर मेसोफिल सेल होगा, वैक्यूल्स होगा, सेल होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। पर स्टूडेंट लास्ट टाइम में क्या हुआ था, हम लोगों ने एक चीज छोड़ दिए थे, वो है वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल लास्ट टाइम हम लोग नहीं पढ़े थे, तो ये वस्कुलर बंडल को चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों ये जो वस्कुलर बंडल है ये स्टेम और वेन सब जगह ये पाया जाता है। वस्कुलर बंडल पूरे प्लांट में वस्कुलर बंडल पाया जाता है। जहां जहां आपको वेन दिख रहा है, जहां जहां आपको स्टेम दिख रहा है, हर जगह पर ये वस्कुलर बंडल पाया जाता है। बच्चों इस वस्कुलर बंडल में इस वस्कुलर बंडल को हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये जो वस्कुलर टिश्यू है इसमें दो ट्यूब पाए जाते हैं, एक ट्यूब होते हैं जाइलम ट्यूब और एक होते हैं फाइलम ट्यूब। नाम से ही क्लियर स्टूडेंट, जाइलम किस को ट्रांसपोर्ट करेगा, जल को, जा से जाइलम जा से जल। फाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, फल को, फल मतलब ग्लूकोज, फा से फाइलम, फा से फल। बात समझ में आया स्टूडेंट। ये जाइलम और फाइलम पूरे प्लांट में रन आउट करता रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि ये जो जाइलम और फाइलम को चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं। बच्चों ये है हमारे पास प्लांट। अब देखिएगा हमारा पूरे प्लांट का जो ये स्टेम जो दिख रहा है इन दोनों में जाइलम और फाइलम ट्यूब हो। अब क्या होगा बच्चों, नीचे क्या है, वाटर। अब जाइलम जो है ये वाटर को पकड़ेगा और पकड़कर लीफ तक पहुंचा देगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों। यानी जाइलम क्या करा, वाटर को ट्रांसपोर्टिंग करने में मदद कर रहा है कि नहीं। अब देखिए लीफ में क्या क्या पहुंचा, वाटर थ्रू द जाइलम और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से पहुंचा, फ्रॉम द एयर यानी स्टोमाटा से। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। अब क्या बनेगा, ग्लूकोज। बात समझ में आया स्टूडेंट। अब ये जो ग्लूकोज बना है, अब इस ग्लूकोज को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है, क्योंकि प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स भी काम करता है। जैसे रूट तक पहुंचाना है, स्टेम तक पहुंचाना है, ट्रंक तक पहुंचाना है, फ्लावर तक पहुंचाना है कि नहीं। इन सभी को बहुत सारी एक्टिविटी करना रहता है, तो इसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगा बच्चों। तो ये एनर्जी कैसे मिलेगा, तो बच्चों ये जो एनर्जी मिलेगा वो ग्लूकोज से मिलेगा। तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, अब प्लांट में पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, तो बच्चों लीफ में क्या होता है, एक फाइलम ट्यूब वहां से गुजरता है, निकलता है। वो जो फाइलम ट्यूब है वहां से निकलेगा और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ये जाइलम ट्यूब डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहता है। अब क्या होगा बच्चों, अब जो ग्लूकोज जो लीफ में बना है वो ग्लूकोज फाइलम ट्यूब से होते हुए प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा। और इस तरह से जाइलम और फाइलम क्या करता है, ग्लूकोज और वाटर को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि जो जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, पर वन वे वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, नीचे से सिर्फ ऊपर तक जा सकता है। लेकिन जो फाइलम होता है ग्लूकोज को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा सकता है। वो प्लांट के ऊपर भी पहुंचा सकता है, नीचे भी पहुंचा सकता है, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को पूरे प्लांट को एनर्जी जरूरत होगा, पूरे प्लांट में ग्लूकोज का जरूरत होगा। तो पूरा ग्लूकोज को क्या होगा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना होगा। यस या नो। पर जाइलम को तो ऐसा नहीं है ना,
तो चलिए यहां तक आपको जाइलम और फाइलम समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, जाइलम और फाइलम का डेफिनेशन को देख लेते हैं। अब जाइलम क्या होता है स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट वाटर, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर अब्जॉर्ब बाय रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ट्रांसपोर्ट क्या करता है बच्चों, फाइलम क्या करता है बच्चों, फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो बच्चों कैसे हम लोगों ने इजीली तरीका से फोटोसिंथेसिस का जो कॉम्प्लिकेटेड केमिकल इक्वेशन था हम लोग ने समझ गए। यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन का चैप्टर। तो चलिए स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं स्टूडेंट। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है बच्चों स्टूडेंट तो सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि जो फूड का जो प्रोसेस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं ह्यूमन बॉडी का, जिसमें कि ये जो आपको दिख रहा है जहां से हम लोग भोजन खाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, माउथ, जिसे बायोलॉजिकल टर्म में बकल कैविटी भी कहा जाता है। माउथ जो स्टूडेंट्स हम लोग जब भोजन को खाते हैं तो भोजन जो होता है वो पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। ये जो पाइप जो है ना, इस पाइप को बोला जाता है इसोफेगस या फिर फूड पाइप भी कहते हैं। तो फूड पाइप से होते हुए कहां गया भोजन, स्टमक। अब स्टमक से भोजन, स्टमक जो होता है थोड़ा जे शेप का स्ट्रक्चर होता है और यहां पर 2 से 3 घंटा तक भोजन रहता है स्टूडेंट्स। अब भोजन जो है स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, फिर एनस। तो इस तरह से फूड जो होता है पूरे पाइप से गुजरता हुआ एनस तक जाता है, माउथ से होते हुए एनस तक जाता है। बच्चों ये जो पाइप आपका जो दिख रहा है, इस पाइप को एलिमेंट्री कैनल्स कहते हैं या फिर गट्स भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है, जो माउथ से कहां गया, फूड पाइप स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब क्या है, एक पाइप है। और इस पाइप को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल या फिर गट। बच्चों पूरा एलिमेंट्री कैनल का जो लेंथ होता है वो 9 मीटर होता है। पर बच्चों एक इंसान का जो हाइट होता है, एडल्ट का एक इंसान का जो हाइट होता है वो 2 मीटर होता है। जिसमें हमारे बॉडी का जो एलिमेंट्री कैनल है, जो पाइप है जहां से फूड ट्रेवल करता है, उसका लेंथ 9 मीटर। ये कैसे हो सकता है बच्चों, यानी आप जो वीडियो हमें देख रहे हैं, आपका जो हाइट है वो 2 मीटर के आसपास में होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी एलिमेंट्री कैनल है, जो भी पाइप है जहां से फूड जा रहा है, उस पाइप का लेंथ 9 मीटर है बच्चों। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों एक्चुअली में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो, उसका लेंथ जो होता है वो लगभग 6 मीटर का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर का होता है। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ 6 मीटर होता है तो वो ज्यादा लंबा होता है। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ को अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो 2 मंजिला जो घर होता है ना, उतना बराबर होता है इसका लेंथ। 2 मंजिला घर के बराबर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ। तो होता है क्या बच्चों कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक छोटा सा जगह में, काफी कंजस्टेड जगह में वो क्वाइल होकर रहता है। इस कारण से वो छोटा सा जगह में वो एडजस्ट कर लेता है। और हम लोग का हाइट क्या है, 2 मीटर। बस यही रीजन है बच्चों, छोटा सा जगह पे रहता है तो वो लपेटा हुआ रहता है पूरी तरह से क्वाइल के जैसे। लेकिन बच्चों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ। ऐसा क्यों? और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अगर बड़ा है तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल ही क्यों पड़ा, लार्जर ना होना चाहिए। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ वो छोटा है, लेकिन उसका नाम क्या पड़ रहा है, लार्जर। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विड्थ है, चौड़ाई वो बहुत पतला है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो चौड़ाई वो बहुत चौड़ा है, विड्थ है। तो इसका जो नाम जो पड़ा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल, उसको ब्रेथ को देखते हुए नाम पड़ा है, ना कि लंबाई को। तो लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इसलिए पड़ा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। बस यही रीजन है। तो हम लिख भी सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन लार्जर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट स्टिल इट इज कॉल्ड स्मॉल एज इट थिनर। बच्चों यहां पर एक समस्या है। वो समस्या क्या है, आप एलिमेंट्री कैनल का लेंथ कितना है, 9 मीटर, पर बच्चों यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का टोटल लेंथ कितना हो जा रहा है, 7.5। तो 1.5 रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल का लेंथ हो गया, जिसमें क्या किया जाएगा,
आपका माउथ आ जाएगा, फूड पाइप आ जाएगा, स्टमक आ जाएगा, रेक्टम आ जाएगा, एनस। मतलब इन पांचों को मिलाकर लेंथ कितना होगा? 1.5 मीटर। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं, वो है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब बच्चों पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है? बच्चों जब आप कुछ चीज खाते हो तो फूड का क्या होता है? एलिमेंट्री कैनल में मूवमेंट होता है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। तो बच्चों ये जो फूड का जो मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनल के वाल पर या एलिमेंट्री कैनल के अंदर, तो इस फूड का मूवमेंट को ही बोला जाता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब बच्चों अब पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या है समझाते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हमारा बॉडी के अंदर में एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप में फूड डाल दिए हैं, फूड नीचे की ओर आ गया। पर ऐसा नहीं है बच्चों। भगवान हमारे बॉडी के अंदर में बहुत ही बेहतरीन एक पाइप डाला है, वो मस्कुलर पाइप डाले हुए हैं जो इजी से भोजन नीचे की ओर नहीं जा सकता है। डिफिकल्टी से भोजन को ट्रेवल करना पड़ता है एलिमेंट्री कैनल से। जो एलिमेंट्री कैनल है ना वो एक ट्यूब है, एक पाइप है, तो भोजन जो होता है वो बहुत डिफिकल्टी से ट्रेवल करता है। जब फूड का ट्रेवलिंग होता है एलिमेंट्री कैनल उस पाइप से, तो फूड जो होता है ट्रेवलिंग करते समय फूड का जो मूवमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होते हुए मूवमेंट करता है। अब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड का मतलब बच्चों, अब देखिए आप फोटोग्राफ में भी देख सकते हैं, फूड जिस जगह पर होगा उस जगह पर एलिमेंट्री कैनल क्या होगा? फुला होगा, तो उस जगह को बोलेंगे एक्सपेंड, और जिस जगह पर फूड नहीं होगा उस जगह को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो फूड जो होता है बच्चों जो ट्रैवलिंग करता है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हुए ट्रैवलिंग करता है पूरा एलिमेंट्री कैनल में। तो फूड का इसी मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंडेड, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड होते हुए फूड का मूवमेंट होता है। फूड का इसी मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब तो आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जो इतना लंबा चौड़ा भगवान क्यों बनाया, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करके पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से भोजन को ट्रेवलिंग क्यों करवाया? बताता हूं बच्चों। देखो अगर मान लो कि सिंपल रोड अगर लगा दिया जाए हमारे बॉडी में तो फूड को डालते फूड नीचे चला जाता है आराम से, सिंपल से। लेकिन आप सोचो और क्या होगा यहां पर, अगर आप बोले तो एक पाइप लेते और पाइप से फूड को डालते हैं, पाइप में फूड को डालते, फूड आपका ग्रेविटी के थ्रू से नीचे आ जाता है कि नहीं? तो ग्रेविटी कारण से फूड नीचे आ जा रहा। पर लेकिन बच्चों अगर आप सोए हुए हैं, लेटे हुए कोई व्यक्ति, तो फूड का मूवमेंट वहां पर हो पाएगा या वहां पर ग्रेविटी का रूल्स लग पाएगा? नहीं, तो वहां फूड का ट्रेवलिंग नहीं हो पाएगा। तो यहां पर फूड का ट्रेवलिंग करवाने के लिए पेरिस्टल्टिक मूवमेंट का जरूरत होगा, तब फूड का मूवमेंट होगा। एक और एग्जांपल देते बच्चों। यहां पर देखिए एक व्यक्ति जो है लटका हुआ है। अब यहां पर अगर सिंपल सा फूड, सिंपल सा अगर पाइप लगा हुआ रहता तो क्या यहां पर ग्रेविटी के कारण से फूड नीचे से ऊपर जा पाता? नहीं। तो यहां पर ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब यहां पर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो पाएगा। तो यहां पर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के कारण से फूड जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप डाउट लग रहा है तो आप सोकर भी आप ऐसा करके देखिए, आपका फूड जो होगा सोए में भी आप जाएगा, आगे बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, या फिर आप लटके हुए रहेंगे फिर भी आगे की ओर बढ़ेगा। इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। तो बच्चों पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है इसे लिखवा देते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल्स ऑफ फूड पाइप एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू मूव द फूड अलोंग गट इज कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे स्टूडेंट वो है स्फिंक्टर। देखो बच्चों एनस में ना स्फिंक्टर पाया जाता है। ये एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नॉर्मली क्लोज रहते हैं। बच्चों अगर ये स्फिंक्टर ना रहे तो क्या होगा ना कि हमेशा यूरिन को सिक्रेट करते चले जाएंगे और हर जगह गंदा करते चले जाएंगे। तो स्फिंक्टर ही क्या करता है? उस यूरिन को कंट्रोल करके रखता है। जब आपको यूरिन लगेगा, टॉयलेट लगेगा, तो स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और जब आपको टॉयलेट नहीं करना रहेगा तो स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इस तरह के स्फिंक्टर पूरे गट्स, पूरे एलिमेंट्री कैनल में पाए जाते हैं स्टूडेंट। जैसे क्योंकि स्टमक के एंड में
भी स्फिंक्टर पाया जाता है। अब देखो, जो फूड आता है माउथ से होते हुए फूड स्टमक में जो आता है, स्टमक को वहां 2 से 3 घंटा फूड को वहां रहना रहता है। अगर मान लो कि स्फिंक्टर नहीं रहेगा तो फूड क्या करेगा? फूड जो होगा उस स्फिंक्टर से होते फिर से नीचे चला जाएगा, है कि नहीं? तो स्फिंक्टर क्या करता है? फूड को रोकता है स्टमक में 2 से 3 घंटा, ताकि तुम वहां पर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, पचेगा खाना, तब ना नीचे जाएगा। तो स्फिंक्टर फाइनली क्या कर रहा है बच्चों? वो फूड को कंट्रोल कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा? ऐसे इस तरह के स्फिंक्टर हमारे बॉडी में सब जगह पाया जाता है। स्फिंक्टर स्टमक के बिगिनिंग में भी पाया जाता है बच्चों, ठीक है, फिर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाया जाता है। तो हर जगह पर ये स्फिंक्टर पाया जाता है। तो स्फिंक्टर क्या कर रहा है बच्चा, आपको समझ में आ ही गया होगा। स्फिंक्टर क्या था? वो एक गेट है, गेट। वो जब जरूरत पड़ता है बॉडी को तो वो खुल जाता है, और जब जरूरत नहीं रहता है तो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। तो इसको लिखवा सकते हैं बच्चों, स्फिंक्टर क्या होता है कि स्फिंक्टर आर सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यूरिन, भोजन, ये सब ना इसको क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। थ्रू देम नॉर्मली दे रिमेन क्लोज्ड व्हेन मूवमेंट इन रिक्वायर्ड दे ओपन, और देयर आर मेनी स्फिंक्टर इन गट। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात किया डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट तो नहीं है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भोजन को डाइजेस्ट करने में। तो वो है बच्चों, वो ऑर्गन है ग्लैंड्स। ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन ये ग्लैंड्स के बिना भोजन पचेगा भी नहीं, डाइजेस्ट भी नहीं होगा। तो समझते हैं बच्चों स्टूडेंट ग्लैंड्स होता क्या है। तो बच्चों ग्लैंड्स को ना हम समझाने के लिए ग्लैंड्स को टंकी जैसा समझा रहे हैं, टंकी से कंपेयर कर रहे हैं। तो हम बोल रहे स्टूडेंट्स ग्लैंड्स क्या होता है कि मान लो एक टंकी है। अब ग्लैंड्स एक प्रकार का क्या है? टंकी है, और इस टंकी में क्या रहता है? पानी रहता है, और उस टंकी से धीरे धीरे करके पानी क्या करता है? निकलता रहता है। निकलता रहता है कि नहीं बच्चों? उसी प्रकार से बच्चों हमारे बॉडी में भी बहुत सारे टंकी लगा रहता है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, और उस टंकी से, उस ग्लैंड से थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलता रहता है। जैसे समझाता हूं बच्चों, अभी हम आपके मुंह में भी जो लार है, जब भोजन को देखते हैं तो मुंह में लार आ जाता है कि नहीं? तो आपका मुंह में जो लार है उस लार को मत पीजिए, आप स्टोर करके रखिए, और आप इंतजार कीजिए और वेट कीजिए और देखिए कि ये जो लार है वो कहां से आ रहा है। ठीक है, देखिए, देख लिए वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए। आप फील करते होंगे स्टूडेंट कि ये जो लार है ना, वो लार आपका नीचे से आता होगा, आ रहा है, इधर से भी आता होगा और इधर से भी आता होगा और ऊपर से भी आता होगा कि नहीं? तो बच्चों ये जो लार है ये क्या, एक प्रकार का पानी है। ये पानी कहां से आ रहा है? तो हाँ बच्चों, ये पानी जो आ रहा है आपका, वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ भगवान टंकी लगा कर रखा होगा यहां, जिस टंकी से क्या कर रहा है? थोड़ा थोड़ा करके पानी निकल रहा है। तो बच्चों यहां पर जो टंकी लगा हुआ है ना, वही टंकी को बोलेंगे ग्लैंड्स। यानी हमारा माउथ में ग्लैंड्स एक ऑर्गन है, उस ग्लैंड से थोड़ा थोड़ा करके पानी बाहर निकलता आ रहा है। जीवन भर निकलता है बच्चों, जब तक आप मरेंगे नहीं, हम लोग मरेंगे नहीं, तब तक हमेशा निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा पानी। तो समझ में आया, ग्लैंड्स एक ऐसा ऑर्गन है जिससे थोड़ा थोड़ा करके वाटर जैसा सब्सटेंस बाहर निकलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सिलेब्री ग्लैंड्स से। तो हमारा माउथ में एक ग्लैंड्स होता है बच्चों जिसका नाम है सिलेब्री ग्लैंड्स। बच्चों ये एक ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स है। यहां हमारे माउथ में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उन सारे ग्लैंड्स को मिलाकर ही बोलते हैं सिलेब्री ग्लैंड्स। जैसे कि दिखाया गया बच्चों कि 2 गो जो है नीचे में ग्लैंड्स होते हैं और एक पीछे ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो ग्लैंड्स है ये कौन सा पानी सिक्रेट करता है बच्चों, निकालता है? तो बच्चों एक सलीवा नाम का एक पानी सिक्रेट करता है। पानी का क्या नाम है? सलाइवा। लार को ही बोलता है सलाइवा। तो ये सिक्रेट करता है एक सलाइवा, और इस सलाइवा में बच्चों एंजाइम्स पाया जाता है। मैंने बताया था ना, एंजाइम्स बताया था ना, वही। तो इस सलाइवा में एक एंजाइम्स पाया जाता है, और उस एंजाइम्स, जो एंजाइम्स है बच्चों, जो सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम्स, यानी वो पानी में क्या पाया जा रहा है? एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स का क्या नाम है? तो बच्चों उस एंजाइम्स का नाम है सिलेब्री एमाइलेज। बात समझ में स्टूडेंट, समझ में आया?
हमारा सिलेबरी ग्लैंड्स में एक पानी जैसा सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं सलाइवा, और इस सलाइवा में एंजाइम्स पाया जाता है, उस एंजाइम्स का नाम है सिलेबरी एमाइलेज। बस समझ आया स्टूडेंट? आगे और बात करेंगे। दूसरा ग्लैंड्स की ओर बढ़ते बच्चों है लीवर। देख पा रहे हो ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, स्टमक के जस्ट बगल में होता है। अब बच्चों ये लीवर क्या है, ग्लैंड से तो क्या निकालेगा, पानी। तो बच्चों ये एक ग्रीनिश येलो कलर का पानी निकालता है। बात समझ, ग्रीनिश कलर का येलो एक पानी निकालता है, उस पानी का नाम है बाइल। क्या बच्चों, बाइल। पीत सुने, पीत 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 को ही बाइल बोला जाता है। ग्रीनिश कलर का रहता है पीत, देखिएगा मछली वगैरह में रहता है। लेकिन यहां खास बात क्या है बच्चों कि ये जो लीवर जो पानी निकाल रहा है, जो सिक्रेट कर रहा है बाइल, वो ग्रीनिश येलो कलर का है। लेकिन बच्चों यहां पर इस बाइल में किसी भी टाइप का एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। सलेबरी ग्लैंड्स में जो एंजाइम सलाइवा था, सलाइवा में एंजाइम्स पाया जा रहा है, लेकिन बाइल जूस में हम लोगों में एंजाइम्स नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। अब बच्चों यहीं पर ना सलेबरी ग्लैंड्स में लीवर में एक गैल ब्लैडर नाम का एक चीज पाया जाता है। इसी गैल ब्लैडर में बाइल जूस टेम्पोरेरली स्टोर होता है। अब वहीं से एक डक्ट पास होता है बच्चों, और वो डक्ट कहां तक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो गैल ब्लैडर में बाइल जूस टेम्पोरेरली स्टोर होता है, और फिर वहां से गैल ब्लैडर से डक्ट से होते हुए, गैल ब्लैडर से डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन तक वो बाइल जाता है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो हम लिखवा देते हैं कि बाइल इज टेम्पोरली स्टोर इन गैल ब्लैडर बिफोर इट इज सेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू बाइल डक्ट। बहुत सारे विद्यार्थी को सोच रहता है कि नहीं सर ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों जाएगा, क्योंकि स्टमक के जस्ट बगल में है लीवर, तो लीवर कहां जाएगा, लीवर का जो बाइल जो है वो कहां जाएगा, स्टमक में। नहीं बच्चों, इस स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। किसके थ्रू से, डक्ट के थ्रू से। डक्ट क्या है बच्चों, पाइप है, ट्यूब है, ठीक है। तीसरा ग्लैंड्स की ओर बढ़ते स्टूडेंट वो है पेनक्रियाज। बच्चों पेनक्रियाज जो होता है स्टमक के जस्ट पीछे पाया जाता है, जैसे दिखाया गया है। चलो इसको घुमा कर भी दिखा देते हैं बच्चों, देखिए घुमा कर दिखा दिए हम आपको। अब बच्चों इस पेनक्रियाज में भी एक पानी निकलता है, जूसी जैसा सब्सटेंस निकलता है। अब इस पानी में, इस जूस लाइक सब्सटेंस में 3 एंजाइम्स पाया जाता है, एक पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। इन तीनों एंजाइम्स कहां पाया जाता है, पेनक्रियाटिक से जो जूस निकलता है, जो पानी निकलता है ना, उसमें पाया जाता है ये तीनों। तो ये रहा बच्चों ग्लैंड्स, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि ये सारे ऑर्गन्स कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को अंजाम तक पहुंचाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों यहां पर आपको जो दिख रहा है ये आपका फूड प्रोसेस। ये फूड प्रोसेस हमने पहले भी कहीं अमीबा और पैरामीशियम में देखे थे। अब बच्चों ये फूड प्रोसेस भी हमारे बॉडी में भी चलता है, और इन सभी को 1 बाय 1 करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों इंजेक्शन। बच्चों इंजेक्शन एक सिंपल फूड प्रोसेस होता है। जैसे कि यहां पर एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बर्गर को खा रहा है। बर्गर को खाना, जैसे ही ये अपना हाथ से बर्गर को मुंह में लिया, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है इंजेक्शन। सिंपल प्रोसेस होता है बच्चों इंजेक्शन। भोजन को अगर आप माउथ में ले लिए तो ये कहला जाएगा इंजेक्शन हुआ। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या होता है बच्चों, इसको लिख लेते हैं। इंजेक्शन हैपेंस सिंपली व्हेन पुट फूड इन आवर माउथ थ्रू आवर हैंड्स। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स डाइजेशन की। बच्चों थोड़ा डाइजेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है, लेकिन बच्चों डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन में होता क्या बच्चों कि फूड को ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, ताकि हमारा बॉडी उस फूड को अब्जॉर्ब कर सके। अब ये डाइजेशन जो होता है वो हमारे बॉडी के माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीनों जगहों से फूड टूटता है। पहले फूड का डाइजेशन माउथ में होता है, फिर स्टमक में होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थोड़ा सा फूड टूटता है माउथ में, फिर उससे ज्यादा स्टमक में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी ज्यादा फूड को टूटता है, यानी तोड़ा जाता है फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा। फिर जाकर हमारा बॉडी उस फूड को अब्जॉर्ब कर पाता है। तो बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में
कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से फूड टूट जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। बाय द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज कंप्लीटेड डाइजेशन। अब बच्चों चलिए इन तीनों को वन बाय एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं माउथ को। माउथ में बच्चों तीन चीज होते हैं, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग। टीथ में क्या होता है बच्चों, देखिए दांत क्या करता है, भोजन को चिबाता है, च्यूइंग करता है। तो भोजन को दांत क्या करता है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर देता है। तो लिख सकते हैं च्यू फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। अब सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है स्टूडेंट्स वहां पर, तो बच्चों सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, फूड को गीला करने का काम सैलिवरी ग्लैंड्स ही करता है। हम सबको पता है कि सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या रहता है, एक एंजाइम्स रहता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। अब सैलिवरी एमाइलेज क्या करेगा, यानी सैलिवरी एमाइलेज मतलब लार वाला बात बता रहे बच्चों, लार क्या करेगा, फूड के साथ क्या फूड को गीला करेगा। तो वही बात लिखे बच्चों, सलाइवा वेट्स द फूड, यानी सैलिवरी ग्लैंड्स में सलाइवा जो होगा वो भोजन को गीला करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, फूड और जो आपका सलाइवा, ये दोनों आपस में मिक्स होगा। तो इसको मिक्स करने का काम कौन करेगा, टंग करेगा, जीभ। तो मिक्स सलाइवा विथ फूड एंड हेल्प इन स्वेलिंग दिस फूड। और दूसरा बच्चों ये मदद भी करता है भोजन को निगलने में, स्वेलिंग करने में। अब बात करते हैं स्टूडेंट की सैलिवरी एमाइलेज कैसे काम करता है, फूड को कैसे तोड़ता है। तो बच्चों फूड में क्या पाया जाता है, स्टार्च, जिसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं। बच्चों जब हम लोग फूड को लेते हैं तो फूड के कांटेक्ट में कौन आ जाता है, सैलिवरी एमाइलेज आ जाता है, आता है, वो एंजाइम्स आता है। और सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, उस फूड में काम करना स्टार्ट कर देता है। यानी फूड क्या करेगा, सैलिवरी एमाइलेज फूड को तोड़ना स्टार्ट करेगा और फिर फूड को तोड़कर किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। बात समझा, फूड जितना टूटेगा वो उतना ही माल्टोज में कन्वर्ट होगा। तो माल्टोज क्या बच्चों, एक शुगर है। जैसे बच्चों आप भोजन खाते हो, तो जब आप भोजन को खाते हो, चिबाते हो, तो वो क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाता है निगलने से पहले। तो वो जो निगलने से पहले जो चीज रहता है, फूड का जो पार्टिकल जो रहता है निगलने से पहले, उसे माल्टोज कहते हैं। माल्टोज का टेस्ट जो होता है बच्चों मीठा होता है। आप कभी कोशिश करना, निगलने से पहले देखिएगा माल्टोज का टेस्ट थोड़ा थोड़ा आपको मीठापन लगेगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर माउथ में फूड का जो डाइजेशन होता है वो पार्शियल डाइजेशन होता है, थोड़ा सा डाइजेशन होता है। तो पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च हैज हैपेंड इन माउथ। फ्रेंड्स माउथ के बाद आते हैं स्टमक। बच्चों माउथ में जो फूड का डाइजेशन हुआ वो पार्शियल डाइजेशन हुआ, थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, वो माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया है किसको, स्टार्च को। अब वो माल्टोज कहां चला गया, स्टमक में। अब स्टमक में ना फूड जो होगा ज्यादा डाइजेस्ट होगा, किसके कंपेयर में, माउथ में थोड़ा सा ही फूड डाइजेशन हुआ है, लेकिन स्टमक में ज्यादा डाइजेस्ट होगा। और इसलिए डाइजेशन ज्यादा होता है स्टमक में फूड का, फूड ज्यादा टूटता है स्टमक में, इसलिए हमारा जो फूड होता है वो 3 घंटा पेट में स्टे करता है। तो लिख सकते हैं बच्चों, फूड स्टे हियर फॉर अराउंड 3 आवर्स ड्यूरिंग विच मोर डाइजेशन अकर्स। अब बच्चों होता क्या है कि स्टमक में भी 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्टमक के वॉल्स में। अब वो तीनों ग्लैंड्स मिलकर एक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। क्या बच्चों, गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है। एक पाया जाता है एंजाइम्स पाया जाता है, जिसे बोला जाता है पेप्सिन, एंजाइम्स पेप्सिन। दूसरा पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा पाया जाता है म्यूकस। बच्चों फिर से रिपीट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस में 3 डिफरेंट चीज पाया जाता है। ये गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लैंड्स, स्टमक के वाल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस, ये तीनों चीजें पाया जाता है। पेप्सिन क्या करता है बच्चों,
जो फूड में जो प्रोटीन्स होता है उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। पास से पेप्सिन, पास से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है बच्चों, ये कैसे क्या करता है कि पेप्सिन अच्छा से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके तो हाइड्रोक्लोरिक उसको हेल्प करता है, मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम्स पेप्सिन को मदद करता है ताकि वो अच्छा से काम कर सके। और बच्चों एक चीज और, ये एंजाइम पेप्सिन जो है ना वो तभी काम करेगा, तब तक काम करेगा जब हमारा फूड एसिडिक मीडियम में होगा तब। अगर हमारा फूड एसिडिक मीडियम में रहेगा तभी पेप्सिन काम कर पाएगा। क्यों ऐसा, हमारा जो स्टमक है, स्टमक में एसिडिक मीडियम क्यों होता है? क्योंकि बच्चों हमारे पेट में एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक एसिड है। जो फूड हम लोग खाते हैं, जो फूड आता है, माल्ट हो जाता है, तो एसिड क्या करता है, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। अब एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है तो ये एंजाइम पेप्सिन अच्छा से काम कर सकता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद कर रहा है पेप्सिन को, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये अच्छा से क्या कर सके, पेप्सिन काम कर सके। तो पेप्सिन वर्क्स प्रॉपर्ली ओनली इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि हमारा स्टमक में जो फूड आया है उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है HCl, ताकि पेप्सिन अच्छा से काम कर सके। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक काम और करता है। देखिए जब हम लोग फूड खाते हैं उस फूड में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, उस बैक्टीरिया को हम लोग फूड को खाते तो बैक्टीरिया भी हमारे बॉडी के स्टमक में, बॉडी में आ जाता है, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब लास्ट बचा बच्चों म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बच्चों, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, कोरोजिव नेचर का होता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी में भी चीज को डाल दोगे तो वो जला देगा। अब ये हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्या होगा, हमारे स्टमक को भी जला सकता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या मतलब म्यूकस क्या करता है, हमारा स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो लिख लेते हैं बच्चों, एसिड इज हार्मफुल फॉर सरफेस ऑफ द स्टमक, इट कैन करोड, करोड मतलब जलन, जला देता है बच्चों। इट कैन करोड द सरफेस एंड काउज अल्सर्स, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम एसिड्स। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे भोजन का डाइजेस्ट होता है। हम लोगों ने देखा कि कैसे माउथ में फूड का डाइजेशन हुआ थोड़ा सा, फिर स्टमक में कैसे मतलब फूड का डाइजेशन हुआ, फिर अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कंप्लीट डाइजेशन होता है, सब चीज टूट जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, जितने भी चीजें हैं वो सब का सब डाइजेस्ट होगा। तो बच्चों हम लिख सकते हैं हियर ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन आर डाइजेस्टेड। कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों मैंने एक चीज और बताया था कि जितने भी ग्लैंड से निकलने वाले एंजाइम्स, वो सारे एंजाइम्स कहां जाकर पहुंचता था बच्चों? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेनक्रियाज से निकलने वाले जितने भी एंजाइम्स थे, पेनक्रियाज कहां पाया जाता बच्चों? स्टमक के जस्ट पीछे। पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स कौन कौन है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता था। आप सोचोगे सर कि स्टार्च का डाइजेशन तो माउथ में हो ही गया है, तो यहां पर क्यों होगा? तो बच्चों वहां पर पार्शियल डाइजेशन हुआ है, थोड़ा डाइजेशन हुआ है, क्योंकि कुछ ही समय तक ही माउथ में फूड था। फिर स्टूडेंट ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। बच्चों फैट्स को डाइजेस्ट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है हमारे बॉडी का, इसीलिए कई बार फैट्स का चीजें ज्यादा खा लेते हैं, तेलीय सब्सटेंस, ऑयली सब्सटेंस ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा एसिडिटी पेट में हो जाता है, पेट गड़ने लगता है ना। तो इसको फैट्स को डाइजेस्ट लाइपेज करता है। बच्चों मैंने एक चीज बताया था कि स्टमक में जो आपका एंजाइम्स था वो कब काम करता है? एसिडिक मीडियम में फूड रहेगा तभी पेप्सिन काम कर सकता है। पेप्सिन अच्छा से काम कब करेगा? जब फूड एसिडिक मीडियम में होता है तब, मैंने बताया था। उसी तरह से बच्चों के पेनक्रियाज का जो एंजाइम्स है ये तभी अच्छा से काम कर सकता है
जब फूड एल्कलाइन मीडियम में होगा, बेसिक मीडियम में होगा, तभी पेनक्रियाज का एमाइलेज, पेनक्रियाज का एंजाइम फूड को डाइजेस्ट कर पाएगा। एक वर्ड और मैंने बताया था बच्चों कि लिवर ग्लैंड से एक केमिकल्स, एक लिक्विड सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस, याद है? ये बाइल जूस जो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है बच्चों, ये बेसिक मीडियम के होता है। और ये बाइल जूस आपको पता होगा डक्ट के थ्रू से कहां पहुंच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों बाइल जूस जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उस फूड को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, ताकि पेनक्रियाज का एंजाइम अच्छा से काम कर सके। बात समझ में आया स्टूडेंट के लिवर से जो बाइल सिक्रीट हो रहा था, बाइल का कितना बड़ा रोल है। बाइल क्या कर रहा है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है उसको एल्कलाइन बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दे रहा है, ताकि पेनक्रियाज अच्छा से काम कर सके। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बाइल इज एल्कलाइन सो इट मेक्स फूड एल्कलाइन सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन फूड। बच्चों बाइल एक और काम अच्छा करता है, वो काम करता क्या? जो हमारा जो फैट्स होते हैं ना, उस फैट्स को, ऑयली सब्सटेंस जो हम लोग खाते हैं, उस फैट्स को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी फैट्स को तोड़कर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे बोला जाता है ग्लोब्यूल्स। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम्स कैन डाइजेस्ट देम। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। वो ग्लैंड्स जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस नाम का लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर में कई सारे एंजाइम्स पाया जाता है। फिर से रिपीट कर रहे स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनके वाल पर, और वो ग्लैंड्स इंटेस्टाइनल जूस नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, और उसमें कई सारे एंजाइम्स पाया जाता है। होता क्या बच्चों कि हम लोग जो फूड खाते हैं उस फूड में कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट्स के सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जब कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ये ग्लूकोज जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारा बॉडी उसको अच्छा से डाइजेस्ट कर लेता है, अच्छा से अब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से बच्चों प्रोटीन को इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये सब जो चीजें आपको दिख रहा है, जो राउंड किए हुए हैं, ये सारी चीजें ऐसा चीज है, इससे छोटा चीज, इससे छोटे मॉलिक्यूल्स में से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारा बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है, पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये कॉम्प्लिकेटेड चीजें होते हैं, हमारा बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो डाइजेस्ट करने के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है, इन तीनों को कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी पार्ट्स टू गेट एनर्जी। स्टूडेंट डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन की तरफ। बच्चों अब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है, यानी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ये दोनों कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। होता क्या है बच्चों यहां पर कि जो डाइजेशन के टाइम जो फूड के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है ना, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में चला जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जो छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स डाइजेशन होने के बाद जो छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स वह इस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। अब बच्चों आप तो जान रहे हो कि पूरे ब्लड में हमारे बॉडी में पूरे ब्लड क्या करता है? घूमता रहता है।
ट्रांसपोर्टेशन करते रहता है कि नहीं। तो अब जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां क्या करेगा, फूड के मॉलिक्यूल्स को भी लेते जाएगा, और इस तरीका से हमारा जो फूड होगा पूरे बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बच्चों इसे भी हम लोग लिख लेते हैं, आफ्टर डाइजेशन द फूड मॉलिक्यूल्स बिकम सो स्मॉल दैट दे पास थ्रू वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड वेसल्स। जैसे मैंने बताया बच्चों, आगे भी लिख लेते हैं बच्चों, आगे भी लिख लेते हैं, ब्लड वेसल्स कैरी हैज मॉलिक्यूल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब होता क्या है बच्चों कि यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कुछ इस तरह करके रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई रहने के कारण से फूड का जो अब्जॉर्प्शन होता है और वो तेजी से होता है, ठीक है। तो इसे भी लिख सकते हैं बच्चों, विलाई आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये जो विलाई होता है, ये विल्ली जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर ही होता है, विच हेल्प इन रैपिड अब्जॉर्प्शन। विलाई के होने के कारण से ही अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। तो यहां पर अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है बच्चों। अभी तक हमने स्टूडेंट क्या देखा कि इंजेक्शन का प्रोसेस माउथ में कैसे होता है, डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि स्टूडेंट की अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ब्लड में कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू से। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट एजिमुलेशन का प्रोसेस कैसे होगा। बच्चों एजिमुलेशन क्या होता है कि जो फूड का मॉलिक्यूल्स ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया है, अब ब्लड जहां जहां जाएगा उस फूड मॉलिक्यूल्स को भी लेके जाएगा सारे सेल तक, सारे बॉडी ऑर्गन तक। तो बॉडी ऑर्गन क्या करेगा, उस फूड मॉलिक्यूल्स को ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में मदद करता है। वो फूड मॉलिक्यूल्स बॉडी बिल्डअप करने में, बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करता है वो फूड मॉलिक्यूल्स। यानी सेल को डेवलप करेगा, सेल को ग्रोथ करेगा, सेल को रिपेयर करेगा वो फूड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसे हम लिखवा भी देते हैं, द फूड रिचेज टू बॉडी पार्ट्स इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स, ऑल्सो फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस। अब बहुत सारे लाइफ प्रोसेस भी करता है। अब बच्चों एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर एक पॉइंट और लिखवा देते हैं कि जो फूड मॉलिक्यूल्स, मान लो कि जो हमारा फूड मॉलिक्यूल्स किसी ऑर्गन में या किसी सेल में ज्यादा चला गया, ज्यादा पहुंच गया, तो एक्सेस जो डाइजेस्टेड फूड किसी ऑर्गन में चला जाता है तो वो ऑर्गन क्या करता है, स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसी प्रकार से बच्चों जिस प्रकार से प्लांट के जो लीफ होता है ज्यादा फूड को अब्जॉर्ब कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में ना, उसी तरह से हम लोग का बॉडी भी ज्यादा अमाउंट में अगर फूड ऑर्गन या सेल तक पहुंच जाता है तो ऑर्गन या सेल क्या करता है, उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। और ग्लाइकोजन भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म है। और फिर जब हम लोग फास्टिंग करते हैं या फिर जब कभी हम लोग कम खाना खाते हैं तो यही ग्लाइकोजन को यूज करते हैं और उससे एनर्जी मिलता है। तो इसे भी लिखवा सकते हैं स्टूडेंट, एक्सेस डाइजेस्टेड फूड ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, यूज टू ऑब्टेन एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहां पर एजिमुलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है बच्चों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इजेशन। बच्चों इजेशन का प्रोसेस क्या होता है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड के मॉलिक्यूल्स डाइजेस्ट हुए थे तो कुछ ऐसे फूड के मॉलिक्यूल्स थे या फिर कुछ ऐसे फूड थे जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो फूड लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं किया तो वो लिक्विड फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड को स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर देता है। अब बच्चों जैसे जैसे वो आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो लिक्विड फॉर्म में है वो जैसे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन की ओर बढ़ता जाएगा तो वो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और फिर जाकर रेक्टम में जाते जाते जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और फिर रेक्टम में टेम्पोरली स्टोर भी होता है अनडाइजेस्टेड फूड, फिर एनस से होते हुए बाहर निकल जाता है।
तो यहां पर आपका इजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। तो इस तरह से इजेशन होता है। तो चलो बच्चों इसे भी लिखवा देते हैं। बच्चों एक बात और यहां पर कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई पाया जाता है। विलाई इसको विल्ली भी बोलते हैं, बहुत सारे कोई स्टूडेंट टीचर्स लोग विल्ली भी बोलते हैं, कोई विलाई भी बोलते हैं, आपकी मर्जी जो लगता है कीजिए, ठीक है। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाई पाया जाता है बच्चों, जिस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन का विलाई अब्जॉर्ब करता है वाटर को बच्चों, ठीक है। तो चलो इसे लिखवा भी देते हैं। विलाई इन लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर लिविंग बिहाइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट, इट इज स्टोर्ड इन रेक्टम टेम्पोरली। ये स्टोर भी रहता है बच्चों रेक्टम में टेम्पोरली, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको पोटी वगैरह कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी गो टू टॉयलेट इट इज इजेस्टेड आउट थ्रू एनल स्फिंक्टर। तो बच्चों यहां पर कंप्लीट होता है आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।